हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं की राजनीति विज्ञान पाठ 1 सत्ता की साझेदारी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण नोट्स पढ़ेंगे। तो आइए पहले कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं, इनको देख लेते हैं। कह रहा है कि बेल्जियम देश की कुल आबादी का 59% यानी प्रतिशत हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। यानी बेल्जियम की जितनी आबादी है, जितनी जनसंख्या है, उसके 29% लोग फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और डच बोलते हैं। दूसरा है 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। यानी उसकी जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या का 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। ठीक है। 3 नंबर पॉइंट है श्रीलंका में सिंहलियों की संख्या कुल जनसंख्या का 74% है। ठीक है। इसका मतलब है कि यानी जितनी श्रीलंका की जनसंख्या है उसमें सिंहलियों की जो प्रतिशत है 74% है। ठीक है। सिंहलियों की जनसंख्या का प्रतिशत 74% है। ठीक है। वैसे ही अब चौथा नंबर नोट है कि श्रीलंका 1956 में एक कानून द्वारा सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया। ठीक है। ये पूछ सकता है कि श्रीलंका में सिंहली को राजभाषा कब घोषित किया गया। ठीक है। ये पूछ सकता है कि श्रीलंका में सिंहली को राजभाषा कब घोषित किया गया। श्रीलंका में सिंहली को राजभाषा कब घोषित किया गया, तो क्या हम लिखेंगे श्रीलंका में सिंहली को राजभाषा 1956 में घोषित किया गया। ठीक है। अब पांचवा हमारा पॉइंट है सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना तथा सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर प्रभुत्व जमाना चाहा। ठीक है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। ठीक है। तो क्या लिखेंगे 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। ठीक है। और वहाँ पे सिंहली जो थे उनकी संख्या अधिक थी, तो सिंहली समुदाय के नेताओं ने ये चाहा कि हमारी जनसंख्या यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है। तो हम जनसंख्या के आधार पर ये सत्ता पर अधिकार कर ले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सन 1956 में कानून बनाकर सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। ठीक है। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत सिंहली को श्रीलंका की एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। 7वां नंबर पॉइंट है बेल्जियम ने समझदारी का परिचय दिया और अपने संविधान में संशोधन करके ऐसा प्रावधान किया कि किसी को बेगानेपन का एहसास ना हो। ठीक है। बेल्जियम ने समझदारी का परिचय देते हुए संविधान में संशोधन किया। ठीक है। और ऐसा प्रावधान किया कि किसी को भी ऐसा ना लगे कि हम इस देश के नागरिक नहीं हैं। ठीक है। 8वां नंबर है बेल्जियम मॉडल को आदर्श मानते हुए यूरोपीय देशों ने यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स को बनाया। यानी बेल्जियम का एक जगह है ब्रुसेल्स। ठीक है। वहीं यूरोपीय देशों ने बेल्जियम मॉडल से प्रभावित होकर यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम की एक जगह ब्रुसेल्स में बना दिया। उसके बाद 9वां पॉइंट है हमारा शासन के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा क्षैतिज वितरण कहलाता है। ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि क्षैतिज वितरण क्या कहलाता है, तो लिखेंगे कि शासन के क्षैतिज वितरण क्या कहलाता है। ठीक है। ये प्रश्न आ सकता है, तो लिखेंगे शासन के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा क्षैतिज वितरण कहलाता है। तो क्षैतिज वितरण क्या कहलाता है, शासन के विभिन्न अंगों। ठीक है। शासन के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है। तो शासन के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा क्षैतिज वितरण कहलाता है। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि ऊर्ध्वाधर वितरण किसे कहते हैं। ठीक है। तो हम लिखेंगे कि उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर वितरण किसे कहते हैं, उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं।
उसके बाद वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कुछ। आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका में आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? तो कौन सा होगा? सिंहली। सिंहली जो है, सिंहलियों की आबादी श्रीलंका में ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती है? बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती है? बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती हैं? तो आंसर होगा फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग। 2 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। उन्नीस सौ 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन हुआ? तो कितनी बार संशोधन हुआ? 4 बार संशोधन हुआ। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में 4 बार संशोधन हुआ। ठीक है, बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है? तो बेल्जियम की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है। बेल्जियम की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है। उसके बाद आइए 5वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। बेल्जियम में किस जातीय समूह की सबसे अधिक आबादी है? तो बेल्जियम में किस जातीय समूह की सबसे अधिक आबादी है? तो हमारा 1 में है फ्लेमिश, 2 में है जर्मन, 3 में है फ्रेंच और 4 में है ईसाई। तो हमारा सही आंसर होगा फ्लेमिश। बेल्जियम में सबसे अधिक फ्लेमिश जाति के लोग रहते हैं। ठीक है, उसके बाद 6ठा नंबर प्रश्न है। बहुसंख्यवाद सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ? तो किस देश में गृह युद्ध हुआ बहुसंख्यवाद सिद्धांत के कारण? तो ऑप्शन है फ्रांस, श्रीलंका, जर्मनी और फ्लेमिश। तो हमारा आंसर होगा श्रीलंका। आंसर क्या होगा? श्रीलंका होगा आंसर। ठीक है, श्रीलंका होगा आंसर हमारा। उसके बाद आइए हम 7वें प्रश्न को देखते हैं। सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? मैंने बोला था ना कि पूछ सकता है। तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में सत्ता का वितरण। ठीक है, सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में सत्ता का वितरण। ठीक है, उसके बाद 8वां नंबर प्रश्न है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। उसके बाद आइए आगे 9 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा जातीय समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है? कौन सा? फ्रांसीसी भाषी। कौन सा जातीय समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है? फ्रांसीसी भाषी। 1 नंबर। उसके बाद आइए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेल्जियम में जर्मन भाषी लोग कितने प्रतिशत हैं? 5%, 7%, 10% और 1%। तो हमारा सही आंसर होगा 4 नंबर 1%। सही आंसर क्या होगा? 4 नंबर 1%। आइए अब 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी भाषा को सन 1956 में श्रीलंका की राजभाषा का दर्जा दिया गया? ये हमारे ऑप्शन है सिंहली, हिंदी, तमिल, अरबी। तो क्या होगा? 1 नंबर सही आंसर है सिंहली। आइए हम 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव निम्न में से कौन करता है? तो एक ही भाषा बोलने वाले लोग। देखिए हमारे ऑप्शन क्या है? देश के नागरिक, सामुदायिक नेता, एक ही भाषा बोलने वाला लोग और बेल्जियम के नेता। तो बेल्जियम क्या होगा? एक ही भाषा बोलने वाले लोग। जो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव करता है, एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेल्जियम में फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत क्या है? तो बेल्जियम में फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत जो कि है 40% है। ठीक है, उसके बाद आइए हम 1 अंक वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, तो यह है कि 1 नंबर प्रश्न है। 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने बार संशोधन किए गए? तो ये आपको 1 नंबर प्रश्न टाइप में भी दिया जा सकता है। तो 4 बार। कितने बार संशोधन किए गए? 4 बार संशोधन किए गए। आइए अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्रीलंका में सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने
के लिए किस प्रकार की सरकार का गठन किया गया है? श्रीलंका में सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए किस प्रकार के सरकार का गठन किया गया है? तो बहुसंख्यवाद सरकार। किस प्रकार के सरकार का गठन किया गया है? बहुसंख्यवाद सरकार। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेल्जियम में किस जातीय समूह की आबादी सबसे अधिक है? बेल्जियम में सबसे अधिक डच जाति के लोग रहते हैं। उसके बाद चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। श्रीलंका में सबसे अधिक संख्या किस सामाजिक समूह की है? श्रीलंका में सबसे अधिक संख्या किस सामाजिक समूह की है? तो सिंहली। श्रीलंका में सबसे अधिक सिंहलियों की संख्या है। ठीक है। उसके बाद 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती है? बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती है? तो डच और फ्रेंच। बेल्जियम में मुख्य रूप से 2 ही भाषाएं बोली जाती हैं, डच और फ्रेंच। ठीक है। आइए छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी बताया गया था। कमेंट करके बताइए। ब्रुसेल्स होगा। ठीक है, सही आंसर होगा ब्रुसेल्स। आइए 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बेल्जियम में कौन सा अल्पसंख्यक वर्ग अमीर और शक्ति संपन्न है? कौन सा वर्ग है जो कि अमीर और बेल्जियम में कौन सा ऐसा अल्पसंख्यक वर्ग है जो अमीर और शक्ति संपन्न है? तो होगा फ्रेंच। 8वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुसंख्यवाद के कारण कौन सा देश लंबे समय तक गृह युद्ध की आग से झुलसता रहा? कौन सा देश होगा? अब दोस्तों बताइए जल्दी, कौन सा दोस्त? श्रीलंका। बहुसंख्यवाद के कारण कौन सा देश लंबे समय तक गृह युद्ध से लड़ता रहा? श्रीलंका। या गृह युद्ध की आग में झुलसता रहा? श्रीलंका होगा। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सत्ता की साझेदारी किस चीज में सर्वाधिक सहायक है? सत्ता की साझेदारी किस चीज में सर्वाधिक सहायक है? संघर्ष को रोकने में। सत्ता की साझेदारी जो है, सत्ता की साझेदारी क्यों की जाती है ये समझते हैं पहले इस प्रश्न को। सत्ता की साझेदारी क्यों की जाती है? सत्ता की साझेदारी इसलिए की जाती है कि अगर शासन में विभिन्न जातियों के लोग रहेंगे तो वो अपने जाति का प्रतिनिधित्व करेंगे और किसी भी जाति को ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। उनको लगेगा कि हमारे जाति का नेता सत्ता में बैठा हुआ है और हमारे साथ अन्याय नहीं होगा और इससे संघर्ष नहीं होगा, जातियों के बीच संघर्ष नहीं होगा। इसलिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है 5 नंबर में कि सत्ता की साझेदारी आवश्यक क्यों है? तो सत्ता की साझेदारी लिखेंगे कि विभिन्न जातीय समुदाय के बीच टकराव एवं संघर्ष को रोकने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। ठीक है। तो आइए 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भाषा के आधार पर किया जाता है। ठीक है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव भाषा के आधार पर किया जाता है और उसमें डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वालों को ही चुनाव मत देने का अधिकार होता है। ठीक है। आइए 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्रीलंका में सिंहली भाषी लोगों का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से होगा। ठीक है। तो आइए अब हम लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी 3 और 5 अंक वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए पहला प्रश्न है इसमें कि सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। तो हमारा उत्तर होगा सत्ता का क्षैतिज वितरण विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच होता है और सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकार के बीच होता है। ठीक है। तो आइए हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 2 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। 2 नंबर प्रश्न बोल रहा है हमारा, बेल्जियम के समाज में विभिन्न भाषाई लोगों के बीच तनाव के क्या कारण थे? तो बेल्जियम का जो समाज है भाषाई, पहले जूम कर लेते हैं, थोड़ा वेट कीजिए। हाँ आइए अब बेल्जियम के समाज में विभिन्न भाषाई लोगों के बीच तनाव के क्या कारण थे? तो उसके 4 कारण यहाँ पे हैं। बहुसंख्यक डचों की अवहेलना, यहाँ यानी डच बेल्जियम में जो थे डच जाति के लोग अधिक संख्या में थे और जो अल्पसंख्यक लोग थे, ठीक है, वो उनकी अवहेलना करते थे।
तो अब दूसरा पॉइंट है कि अल्पसंख्यक फ्रेंच का अधिक ताकतवर और समृद्ध होना। जो वहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि फ्रेंच लोग जो थे अल्पसंख्या में थे, यानी बहुत कम थे, ठीक है, और तब भी वो वहाँ पे ताकतवर और समृद्ध थे। लेकिन जो बहुसंख्यक थे डच फ्रेंच लोग, उनकी अवहेलना हमेशा किया करते थे, इसलिए वहाँ पे तनाव पैदा हुआ। तीसरा कारण है कि आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ एक खास समुदाय तक सीमित रहना, ठीक है। आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ फ्रेंच लोगों तक ही सीमित रहा, ठीक है, डच लोगों को नहीं मिल पाता था, इसलिए भी वहाँ पे तनाव उत्पन्न हुआ। चौथा पॉइंट है कि राजनीतिक सत्ता एक समुदाय विशेष में केंद्रित थी, यानी राजनीतिक जो सत्ता थी वहाँ पे एक समुदाय विशेष में ही केंद्रित थी, यानी फ्रेंच लोग ही वहाँ राजनीतिक सत्ता में भाग ले सकते। तीसरे नंबर पर श्रीलंका में बहुसंख्यवाद ने किस प्रकार सामाजिक तनाव को जन्म दिया। श्रीलंका में बहुसंख्यवाद किस प्रकार से सामाजिक तनाव को जन्म दिया, तो इसके 5 पॉइंट है। बहुसंख्यवाद के तहत सिंहलियों के हितों के विशेष ध्यान रखा गया, यानी सिंहलियों की जो संख्या थी श्रीलंका में अधिक थी, ठीक है, और उसी को ध्यान में रखते हुए सिंहलियों के हितों को विशेष ध्यान में रखा गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सिंहलियों का एकाधिकार, यानी जितने भी महत्वपूर्ण क्षेत्र थे वहाँ पे सिंहली लोगों का ही अधिकार था, ठीक है। उसके बाद है सिंहली की एकमात्र राजभाषा का दर्जा, यानी बताया था मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, और नोट भी था कि 1956 में एक कानून लाया गया जिसके तहत सिंहली को पूरे श्रीलंका की राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो ये भी सामाजिक तनाव का श्रीलंका में एक कारण बना, ठीक है। चौथा नंबर पॉइंट है कि तमिलों के हितों दरकिनार करना, यानी श्रीलंका में जो तमिल समुदाय के लोग थे उनके हितों को दरकिनार कर दिया जाता था, इसलिए भी सामाजिक तनाव वहाँ पे उत्पन्न हुआ। और 5वां नंबर पॉइंट है कि तमिलों को राजनीति अधिकार से वंचित रखना। राजनीति में उस समय श्रीलंका में सिर्फ सिंहलियों को ही राजनीति में अधिकार था और तमिलों को राजनीति से वंचित रखा गया था, इसलिए भी वहाँ पे सामाजिक तनाव उत्पन्न हुआ था, ठीक है। आइए चौथे प्रश्न को देखते हैं। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, ठीक है। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, तो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करने के लिए, ठीक है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल है। यह राजनीतिक अस्थिरता को कम करता है। सत्ता में अधिक से अधिक लोगों को भागीदार बनाता है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट हैं, नोट कर लीजिएगा दोस्तों वीडियो को स्टॉप करके। ये 4 पॉइंट हैं जो सत्ता की साझेदारी के लिए आवश्यक हैं, उसके यानी 4 पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये 5वां नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक विविधता वाले शासन में सत्ता का बंटवारा किस प्रकार किया जा सकता है। यानी वैसा शासन, वैसा देश जहाँ सामाजिक विविधता हो और वहाँ पे शासन में सत्ता का बंटवारा किस प्रकार किया जा सकता है, तो उसका 1 नंबर उसका आंसर है कि विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का विभाजन। उसके बाद दूसरा हमारा जो पॉइंट है, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों और महिलाओं को विधायिका में हिस्सेदार बनाना, यानी जितने भी सामाजिक रूप से पिछड़े हैं और पिछड़े जाति के लोग हैं और महिलाएं, ठीक है, ये भी हमारे समाज में दबी कुचली रहती हैं, तो इनको भी विधायिका और सत्ता में हिस्सेदारी देना, ठीक है। आइए अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, अल्पसंख्यक समुदायों को आरक्षण देकर, ठीक है। यहाँ पे अल्पसंख्यक समुदायों को आरक्षण दिया जाए ताकि वे विकास कर सके, ठीक है। अत्यंत पिछड़े हुए वर्ग के लिए अलग से सरकारी नीतियाँ बनाना, यानी जितने भी अत्यंत पिछड़े हुए लोग हैं, यानी पिछड़े से भी पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए अलग रूप से कुछ सरकारी योजनाएं यानी सरकारी नीतियाँ निर्धारित करना, ठीक है। तो ये हो गया सामाजिक विविधता वाले शासन में सत्ता का बंटवारा के कुछ प्रकार। अब आइए छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्रीलंका के पास
श्रीलंका के पास 1900 श्रीलंका के पास हुए 1950 के कानून के अनुसार सिंघली लोगों के वर्चस्व के 3 प्रावधान लिखिए। तो आइए पहला 3 प्रावधान लिखिए, हम 4 लिख दिए हैं, ठीक है। एक जैसे हम लोग को एक मिस माइंड भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, 4 याद रखेंगे। तो सिंघली भाषा की श्रीलंका की राजकीय भाषा घोषित करना। दूसरा है सिंघली लोगों को शिक्षण संस्था और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देना। तीसरा है सिंघली लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग लेने का अधिकार। और चौथा है बौद्ध धर्म को पूजा अर्चना की पूर्ण स्वतंत्रता। आइए अब 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण को सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण में अंतर स्पष्ट करना है। तो ऊर्ध्वाधर वितरण को पहले जान लीजिए। इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न स्तरों में सत्ता का बंटवारा होता है। यानी ऊर्ध्वाधर वितरण, सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण में सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होता है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि 1 मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है। हाँ, दूसरा पॉइंट है कि इसमें उच्चतर तथा निम्नतर स्तर की सरकारें होती है। उसके बाद है तीसरा पॉइंट है कि इसमें निम्नतर अंग उच्चतर अंग के अधीन काम करता है। यानी सत्ता का जो ऊर्ध्वाधर वितरण होता है, इसमें निम्नतर अंग जो है उच्चतर अंग के अधीन काम करता है, यानी उसके अंतर्गत काम करता है, ठीक है। अब क्षैतिज वितरण को समझते हैं कि क्षैतिज वितरण, ठीक है, क्षैतिज वितरण को समझते हैं कि क्षैतिज वितरण क्या होता है। इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। यानी क्षैतिज वितरण के अंतर्गत सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। उसका बाद ये दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। यानी क्षैतिज वितरण में सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। उसके बाद आइए, हाँ, एक और पॉइंट दिया हुआ है इसमें कि इसमें प्रत्येक अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं, ठीक है। क्षैतिज वितरण में प्रत्येक अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। उसके बाद आइए हम 8वें प्रश्न को देख लें। श्रीलंका में बहुसंख्यवाद तथा इसके प्रभाव का वर्णन करें। श्रीलंका में बहुसंख्यवाद, ठीक है, कैसे हुआ उसका वर्णन करना है। तो श्रीलंका में बहुसंख्यवाद लिख के डाल देंगे। उसके बाद 3 पॉइंट को हम लिख देंगे। सिंघली को एकमात्र राजभाषा घोषित करना, ठीक है। ये तो वहाँ पे बहुत जाति के लोग रहते थे, तो सिंघली भाषा को ही क्यों राजभाषा घोषित किया जाएगा? ये तो अन्याय है लोगों के साथ। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंघलियों को प्राथमिकता देना। अरे भाई, ये क्या बात हुई? सरकार द्वारा बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देना, ये सभी तो अन्याय है। तो जाहिर सी बात है कि विद्रोह तो होगा। हाँ, अब बहुसंख्यवाद का प्रभाव दिया हुआ है, ये आपको 5 नंबर क्वेश्चन में पूछ सकता है, बहुसंख्यवाद का प्रभाव, ठीक है। प्रभाव का भी वर्णन करना है इसमें। तो बहुसंख्यवाद का प्रभाव देखिए क्या पड़ा। तमिल की नाराजगी और शासन के प्रति बेगानेपन को बढ़ाया। उसके बाद 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम बनाने की मांग। उसके बाद तीसरा है सिंघली और तमिलों के बीच टकराव तथा गृह युद्ध का जन्म। चौथा है गृह युद्ध के कारण हजारों लोगों का मारा जाना तथा बेघर होना। 5वां पॉइंट है युद्ध के कारण देश में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में दुष्प्रभाव। युद्ध होगा तो स्थिति तो गड़बड़ होगी ही। उसके बाद है 9वां नंबर क्वेश्चन, बेल्जियम में सामाजिक विविधताओं से उत्पन्न समस्याओं का समाधान कैसे किया गया? बेल्जियम में सामाजिक विविधताओं से उत्पन्न समस्याओं का समाधान कैसे किया गया? बेल्जियम ने सामाजिक विविधताओं से उत्पन्न समस्याओं का समाधान, पहला पॉइंट है केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या। उसके बाद है दूसरा पॉइंट, केंद्रीय सरकार की अनेक शक्तियों की क्षेत्रीय सरकारों को सौंपना, ये भी। उसके बाद तीसरा पॉइंट है केंद्रीय सरकार में दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि
सामुदायिक सरकार का गठन। उसके बाद 5वां पॉइंट है क्षेत्रीय और सामुदायिक सरकारों के विभिन्न मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता। यानी क्षेत्रीय और सामुदायिक सरकारों के बीच विभिन्न मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता होगी तो उन्हें शासन करने में। कितने प्रश्न हैं? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। तो यहीं पे वीडियो को अंत करते हैं और आगे और बाकी का अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके रेड बटन को ब्लैक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।